नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। और आज मैं आपके लिए संस्कृत शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है कि साहित्य शिक्षण किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण, साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्दकोश है, पाठ्य संदर्भ है, सम्यक उच्चारणम या छंद है ज्ञानम। तो देखिए, जो साहित्य शिक्षण है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्दकोश किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए होता है, ये साहित्य शिक्षण में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी पूछा, आपको ये ध्यान रखना है। सम्यक उच्चारण, समूह में उच्चारण करना, ये चीज़ नहीं है। और छंदों का ज्ञान तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि पाठ के संदर्भ में आए हुए साहित्य का शिक्षण करना। इस प्रकार जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है इसमें विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दोस्तों, प्रश्न संख्या दूसरा है कि परिप्रेक्षा आधारित अधिगमनम, कि परिप्रेक्षा आधारित अधिगमन क्या है? छात्रान प्रश्नावली पृष्ठु प्रेरयति छात्रेभ्यः चिंतनात्मकं प्रोत्साहनं न प्रयच्छामि केवलम शांत छात्रान् प्रेरयति या छात्रेषु रचनात्मक चिंतनम न पोषयति। यानी कि जो परिप्रेक्षा आधारित अधिगम होता है, इसमें क्या होते हैं कि बालक शिक्षक से कल्पना परक जो प्रश्न होते हैं वो पूछते हैं, गहन जांच वाले प्रश्न पूछते हैं ना। तो इसमें पूछा इसमें क्या होता है, तो देखिए छात्र प्रश्न पूछने को प्रेरित होते हैं, बिल्कुल ये चीज़ सही है और यही इसका राइट आंसर होगा। आगे कह रहे हैं कि छात्रों का देखिए प्रश्न पूछने से चिंतनात्मक जो प्रोत्साहन नहीं होता है उनको उनको बिल्कुल चिंतनात्मक प्रोत्साहन होता है, तो ये चीज़ गलत होगी नहीं आने से। शिक्षक केवल शांत छात्रों को ही प्रेरित करता है क्या? तो ये चीज़ भी गलत है। और छात्रों में रचनात्मक चिंतन नहीं होता है क्या? तो बिल्कुल होता है, तो यह गलत हो गया। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 2 है, इसमें जो विकल्प नंबर 1 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है पारिवारिकी प्रणाली कस्याम शिक्षा पद्धतो आसीत, आंग्ल शिक्षा पद्धतो, बौद्ध शिक्षा पद्धतो, वैदिक शिक्षा पद्धतो या न कस्याम अपि। तो पारिवारिक प्रणाली, इसे हम पंडित प्रणाली भी कह सकते हैं और या कह सकते हैं आपके पाठशाला जो प्रणाली होती है वो कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शिष्य है गुरु की पाठशाला में ही रहते हैं, तो उसके लिए गुरु ही सब कुछ, उसका परिवार होता है, इसलिए इसे पारिवारिक प्रणाली कहते हैं। तो इसमें देखिए आंग्ल शिक्षा पद्धति या बौद्ध शिक्षा पद्धति का कोई प्रचलन नहीं था, बल्कि गुरु शिष्यों को वैदिक शिक्षा पढ़ाते थे, यानी वेदों का अध्ययन करवाते थे, जो कक्षा 1 से 12 तक उस समय अनिवार्य था। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है कि निदान परीक्षा क्रियते, निदान परीक्षा क्या होती है? सतत परीक्षा करते, विद्यार्थी ने स्तरम या तुम अंतिम परीक्षा करते या रचनात्मक परीक्षा करते। तो देखिए निदानात्मक परीक्षा में बालक की जो कमियां वगैरह होती है वो ढूंढी जाती है ना। कमियां क्या है, उसकी समस्या क्या है ना, उसने क्या चीज़ नहीं सीखी है, ये चीज़ें देखी जाती। तो देखिए सतत परीक्षा करते नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है कि निदान परीक्षा निरंतर होती रहे। और अंतिम परीक्षा ये भी नहीं है। और रचनात्मक आ जाएगा तो निदान थोड़ी ना होगा, रचना करके सीख रहा बालक तो ये निदान होगा नहीं। जबकि लिखा है विद्यार्थी ने स्तरम ज्ञातुम, बिल्कुल सही है, विद्यार्थी का स्तर जानने के लिए निदान परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी कि बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 4 है उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 कहता है वयम भाषायाः उपयोगम कुर्मः, कि हम भाषा का उपयोग करते हैं पठनार्थम, पढ़ने के लिए, बिल्कुल सही है, पढ़ने के लिए करते हैं। फिर है लेखनार्थम, लेखन के लिए करते हैं। श्रवणार्थम, सुनने के लिए करते हैं। फिर है भाव विन्यार्थम, यानी भावों की अभिव्यक्ति और ग्रहण करने के लिए, भावों का हम संप्रेषण कर सके इसके लिए। तो देखिए ऐसे सभी है, लेकिन इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा भाव विन्यार्थम, क्योंकि इसी में आपके जो पठन आ जाता है, इसी में लेखन आ जाता है, इसी में श्रवण आता है ना। सुनकर पढ़कर लेख कर हम क्या करते हैं, भावों को जो उसका आदान प्रदान है भावों का विचारों का वो कर देते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 5 है आपके, उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि श्यामपट लेखन कौशल घटक है नास्ति, कि जो श्यामपट पर लिखना कौशल है उसका घटक कौन सा नहीं है। शब्दनाम मध्य समुचितम स्थानम, के शब्दों के बीच में समुचित स्थान छोड़े, तो ये चीज़ सही है। पंक्ति नाम मध्य समुचितम स्थानम, कि पंक्तियों के बीच में उचित स्थान छोड़े, तो ये चीज़ भी सही है। पंक्तियों के बीच में भी समुचित स्थान छोड़ना चाहिए, और जो शब्द है उन शब्दों के बीच में भी
समुचित स्थान छोड़ना चाहिए। अक्षराणाम उपयुक्त है आकार, अक्षर है वो उपयुक्त आकार के हो, बिल्कुल सही है, ना तो वो ज़्यादा बड़े हो ना ही ज़्यादा छोटे हो। अगला है रुचिकर है युक्ति नाम प्रयोग, तो ये कोई इसका घटक नहीं है कि रुचिकर है, जो शिक्षक को रुचिकर हो उन्हीं युक्तियों का वो प्रयोग करे, तो ये गलत चीज़ हो जाती है। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 6 है उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कहता है शिक्षा अधिकार अधिनियम है सुनिश्चितम यत प्रत्येक शिशु, कि जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है यानी कि जिसे कहते हैं RTE राइट टू एजुकेशन 2009, इसने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक शिशु क्या करेगा, देखिए हिंदी माध्यम अध्ययनम यह करोति, ठीक है, यानी कि हिंदी माध्यम से अध्ययन करेगा, तो ये गलत है, हिंदी माध्यम में नहीं करेगा। फिर है अष्टम कक्षा पर्यंतम आंग्ल भाषा माध्यमेन अध्ययनम करोति, 8वीं कक्षा तक अंग्रेजी भाषा में अध्ययन करेगा, तो ये भी गलत है। अष्टम कक्षा पर्यंतम राज्य भाषा है उसमें अध्ययन करेगा, तो ये भी गलत है। जबकि RT 2009 ने कहा कि 8वीं कक्षा से पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक जो 6 से लेकर 14 वर्ष का बालक है वो क्या करेगा, मातृभाषा में अध्ययन करेगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 7 है उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि श्रवण कौशल संबंध गतिविधि मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम, लिखित कार्य से अधिकाधिक अभ्यास है, श्रुत सामग्रीम अधिकृत्य विविध प्रकार का प्रश्न, वर्ण विन्यास से अभ्यास है, या स्त्रीय वाचन सामग्री। कि श्रवण कौशल यानी कि सुनने का जो कौशल है उससे संबंधित गतिविधि का मूल्यांकन करने में क्या चीज़ आवश्यक है, ये बोला है। तो देखिए लिखित कार्य का अधिक अधिक अभ्यास दोगे तो ये तो लेखन कौशल में काम आएगी, ना कि श्रवण में, ये चीज़ गलत है। वर्ण विन्यास, वर्णों का उच्चारण वगैरह करना, तो ये मौखिक कौशल में हो जाएगा, भाषण कौशल, संभाषण कौशल। और स्त्रीय वाचन सामग्री है ना, कि अच्छे उत्तम स्तर की वाचन सामग्री, बोलने वाली सामग्री, तो ये श्रवण कौशल में नहीं आएगी, बोलने वाली, है ना। जबकि इसका उत्तर हो जाएगा श्रुत सामग्री में अधिकृत्य विविध प्रकार का प्रश्न, है ना, कि जो श्रुत सामग्री है उस पर आधारित अनेक प्रकार के प्रश्न पूछना, इससे क्या होगा, श्रवण कौशल का विकास होगा। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 8वां है उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि समुचित है भाषा कौशल है क्रम है मध्य में। समुचित जो भाषा कौशल है उनका क्रम पूछा है, इनमें से कौन सा क्रम है। तो देखिए मित्रों, श्रवणम पठनम भाषणम लेखनम, भाषणम श्रवणम पठनम लेखनम, श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम च, या श्रवणम भाषणम पठनम लेखनश्च। इनमें से देखिए भाषा कौशल आपको पता है, भाषा कौशल कितने हैं, 4 हैं। इनमें से कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आएगा L, S, R और W, यही आएंगे, यानी कि श्रवणम भाषणम पठनम और लेखनश्च। ये प्रश्न बहुत ईजी है, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका एक आप फैक्ट बता दूँ कि जो मोंटेसरी विधि है, मोंटेसरी विधि मैडम मारिया की है वो, ठीक है, मैडम मारिया की विधि है। केवल देखिए सब मनोवैज्ञानिक ने यही क्रम बताया, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनश्च, है ना, लेकिन केवल जो मैडम मारिया है इस एक मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया कि श्रवणम भाषणम तो ठीक है लेकिन लेखन पहले आएगा और पठनम बाद में आएगा। ये चीज़ किसने बताई, मैडम मारिया ने। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा समुचित भाषा कौशल का, तो ये आप ध्यान रखना। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 9 है इसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि संप्रेषण उपागम में भाषा दक्षता। संप्रेषण उपागम में भाषा दक्षता क्या है, तो देखिए जो संप्रेषण उपागम है यानी कि संप्रेषण मतलब बातचीत करना, अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, है ना, तो इसमें भाषा दक्षता कैसे होगी। तो देखिए भाषा का जो केवल व्याकरण ज्ञान है बिल्कुल गलत चीज़ है, केवल व्याकरण ज्ञान से संप्रेषण नहीं होता, और भाषा का प्रवाह से भी नहीं होगा, और भाषा संश्लेषण कौशल से भी नहीं होगा। भाषा संश्लेषण कौशल क्या होता है कि इसमें पहले टुकड़े किए हुए होते हैं, उनसे फिर समग्र चीज़ बनाती है, यानी अंश से पूर्ण की ओर ये चीज़ चलती है। ये चीज़ संप्रेषण में नहीं आती, बल्कि संप्रेषण मतलब बातचीत करते हैं हम, है ना, कोई व्यक्ति हमको जो भी उसके विचार बोलता है तो हम समझ जाते हैं, ग्रहण करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो संप्रेषण होता है। तो यहाँ यही लिखा है कि विषय वस्तु का विश्लेषण करना, विषय वस्तु की व्याख्या करना, ना, संप्रेषण है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 10 है उसमें विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है कि श्रवण कौशल से प्रमुख साधनम अस्ति। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन क्या है, तो देखिए जो चित्र है वो दृश्य सामग्री है,
है ना। चित्र हम देखते हैं फिर समझते हैं। श्याम पट है तो ये भी दृश्य ही है ना। हम देख के पढ़ते हैं, और जो पुस्तक हम है तो पुस्तक को हम देख के ही तो पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन और प्रमुख साधन पूछा है श्रवण कौशल का, तो वो क्या है। वैसे पुस्तक को आप कहोगे कि भाई शिक्षक हमें सुनाता है, बिल्कुल सुनाता है, लेकिन इसे हम ये प्रमुख साधन पूछा है श्रवण कौशल का कैसे विकसित होगा, तो जो गुरु अपने मुख से जो भी बोलेगा, जो भी अपने भाव विचार रखेगा या हमें जो भी अधिगम कराएगा, तो वो यहाँ पे श्रवण कौशल का प्रमुख साधन होगा। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपकी 11 है, इसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखितेषु किं मूल्यं समाविष्ट कक्षया संबंधम न अस्ति, सहयोग है, समानुभूति, सहानुभूति या परस्परम सायम। तो देखिए कौन सा मूल्य है वो समाविष्ट कक्षा में संबंध नहीं है। अब देखिए समाविष्ट कक्षा होती है कि जिसमें विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, और मंद बालक है, कमजोर बालक है ना, ये सब साथ में पढ़े ना, सब साथ में पढ़ते हैं, वो समावेशी या समाविष्ट कक्षा कहलाती है। इसमें देखिए क्या नहीं होता है, तो देखिए जो प्रतिभाशाली छात्र है वो कमजोर छात्रों का सहयोग भी करते हैं, मिलजुल कर साथ कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। और दया वगैरह करके प्रेम वगैरह करते हैं, ये भावना होती है प्रतिभाशाली हम, तभी तो उसकी सहायता करेंगे, ये भी सही है। और परस्पर क्या करते हैं, सहायता करते हैं, है ना, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये चीज़ें तो है। जबकि समानुभूति नहीं है। क्यों नहीं है? समानुभूति क्या होती है, सम अनुभूति, यानी कि खुद अनुभूत करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए प्रतिभाशाली के साथ एक विकलांग बालक भी पढ़ता है, ठीक है। अब जो विकलांग बालक है, तो ये विकलांग कैसा होता है, आपको पता है उसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे जो प्रतिभाशाली है वो विकलांग जैसा थोड़ी ना फील करेगा ना, वैसा वो अनुभूत नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं समानुभूति, यानी उसके जैसा अनुभूत करना, तो वैसा अनुभूत नहीं करेगा। बाकी सहयोग भी करता है, सहानुभूति भी रखता है, परस्पर सहाय भी करता है, लेकिन समानुभूति नहीं होगा। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 12 है, इसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्तों, मौखिक मूल्यांकन न आयाति, मौखिक मूल्यांकन न आयाति, यानी कि जो मौखिक मूल्यांकन है वो इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए सलाका मैंने पहले बता दिया, सलाका है वो पतली छड़ी होती है ना। पुस्तक खोलता है गुरुजी, है ना, कोई भी उसमें छड़ी डाली हुई है, और जहाँ से वो खोलेगा छड़ी आ जाएगी, वहाँ से प्रश्न पूछेगा बच्चों को, तो बच्चों को मौखिक रूप में बताना होगा। तो सलाह का तो मौखिक मूल्यांकन है। अंत्याक्षरी में भी आपको पता है गीत कविता बोलते हैं बच्चे, तो ये अंत्याक्षरी हो गई। और हास्य कणिका क्या होती है, हंसने वाले चुटकुले, ठीक है। तो ये भी छात्र बोलेगा, तभी तो हम सुनकर हंसेंगे। जबकि जो निबंध लेखन दिख रहा है, लेखन की प्रक्रिया है, न कि मौखिक की। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 13 है वहाँ पर विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14 बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि लघुतरात्मक प्रश्न नाम उत्तर सीमा भवे, जो लघुतरात्मक प्रश्न है उनकी उत्तर सीमा पूछिए। तो देखिए एक पद में होते हैं क्या, नहीं, एक पद में तो जैसे रिक्त स्थान वगैरह हो, है ना, वो तो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। फिर है एकम वाक्यम, तो एक वाक्य में जो होते हैं उनको बोले जाते हैं अति लघुतरात्मक, ठीक है, अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। फिर है 10 वा यानी अथवा द्वादश वाक्य, यानी 10 या 12 वाक्य में जो हो वो कहलाता है आपके निबंधात्मक हो जाता है, 10 या 12 वाक्यों में, तो ठीक है। तो पहला भी नहीं रहने वाला, दूसरा विकल्प भी हट गया, और चौथा भी हट गया, बचा कौन सा, तीसरा। यानी 3 या 4 वाक्यों में जो रहे वो क्या कहलाते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न कहलाते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 14 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है, शिक्षक है कक्षायाम कम आश्रित पाठयति, कि शिक्षक कक्षा में पूछा है किस पर आश्रित होकर पढ़ाता है। सुधाखंडम, जानते हो सुधाखंड क्या है, चौक बोलते हैं, चाक, ठीक है, ये सुधाखंड है, तो इससे पढ़ाता है। श्यामपढ़ पर वो बिल्कुल लिखता है, तो इस पर भी शिक्षक आश्रित रहेगा। और जो पाठ्य पुस्तक है तो इसका भी उपयोग करता है, यानी कि इन सब का प्रयोग वो करता है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 15 है मित्रों, उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के संस्कृत शिक्षण वीडियो के 15 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि इन 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।